प्यारे बच्चों, आप सभी का कोष्टी बायोलॉजी विंग्स चैनल में मैं राकेश कोष्टी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चों की ये समस्याएं रहती हैं कि उनको जो मैटर्स रहते, पदार्थ रहते हैं या जो धातुएं रहती हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती और एसिड्स के नाम नहीं मालूम होते, क्षार बेसिस के नाम नहीं मालूम होते, केमिकल्स को किस तरह से बैलेंस्ड किया जाता है, इन सभी समस्याओं के निदान के बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले सिंबल्स है, सॉल्ट्स हैं, एसिड्स हैं, बेसिस हैं, साथ ही केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल इक्वेशन से हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है, इन सभी के बारे में आज हम समझने पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ सिंबल्स हैं जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है, जैसे सोडियम को नेट्रियम भी कहा जाता है, पोटेशियम का के है, कैल्शियम का जो सिंबल्स है वो Ca है, मैग्नीशियम Mg, Mn मैग्नीज, आयरन Fe है जिसे फेरम भी कहा जाता है, जिंक Zn, कॉपर Cu, C और कैपिटल O यानी दोनों C और O दोनों कैपिटल रहेंगे तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड का, और यदि कैपिटल C है स्मॉल O है तो वो होता है कोबाल्ट का। बोरान का Bi बिस्मिथ, S सल्फर, P फास्फोरस, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन। इनमें से ये हुए सामान्य तत्व जिनके सिंबल्स के बाद। अब आता है हैलोजन एलिमेंट्स। हैलोजन के अंतर्गत जो हैलोजन ग्रुप रहता है उसके अंतर्गत क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ये आते हैं। तो क्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणु पाए जाते, इसलिए Cl2, Br2 ब्रोमीन का है, I2 आयोडीन का है, F2 फ्लोरीन का है। इसके बाद हैं कुछ नोबल गैसेस यानी इनर्ट गैसेस जिन्हें अक्रिय गैसेस कहा जाता है, He हीलियम, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xe जीनॉन, Ne नियॉन, ऑरन रेडॉन, Si सिलिकॉन वगैरह। तो इनमें से हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, नियॉन, रेडॉन ये नोबल गैसेस हैं जिन्हें इनर्ट गैसेस कहा जाता है। इसके बाद कुछ और सिंबल्स है, जैसे ऑक्सीजन का O है, हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N है। अब यहां पर ये O2 लिखा है तो ये दर्शा रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु पाए जाते हैं। O सिर्फ सिंबल है, उसका प्रतीक है, और O2 उसकी परमाणुकता को दर्शा रहा। इसी तरह से हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए उसे H2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन N2 एक अणु में 2 परमाणु पाए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO कैपिटल दोनों रहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का है, अमोनिया का NH3 है यानी NH यानी अमोन। इसमें नाइट्रोजन का एक अणु और नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु मिलकर अमोनिया के एक अणु बनाते हैं। इसके बाद आते हैं विभिन्न नेम ऑफ सॉल्ट्स यानी लवण, क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड का Cl, ब्रोमाइड का Br, आयोडाइड का I, फ्लोराइड का F, SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड, PO4 फॉस्फेट, CO3 कार्बोनेट्स, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, और NO3 नाइट्रेट्स। नेक्स्ट एसिड्स नेम, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां ऑक्सीजन का एक परमाणु कम है और यहां पर एक ज्यादा है, तो जहां पर एक परमाणु कम रहता वहां पर उच्चारण होता अस, और जहां पर एक परमाणु ज्यादा रहता वहां उच्चारण होता इक। इसलिए यहां पर HNO2 यानी नाइट्रस एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे गंधकाम्ल भी कहा जाता है या तेजाब भी कहते हैं। इसी तरह से
CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, फिर HCOOH फॉर्मिक एसिड, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। इसी तरह से अन्य जो प्रचलित एसिड्स जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं उनमें ऑक्सैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये हुए। अब इनमें आप एक चीज कॉमन देखेंगे, जितने भी एसिड्स हैं सब में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। इसके अलावा नेम ऑफ बेसिस यानी क्षारकों के नाम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ZnOH होल ट्वाइस यानी जिंक हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर OH यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का उच्चारण किया गया। अब एक चीज और आप देखिए, यहाँ पर NaOH लिखा, यहाँ पर KOH लिखा, लेकिन यहाँ CaOH होल ट्वाइस लगा, NaOH और KOH में होल ट्वाइस नहीं लगा, जबकि CaOH होल ट्वाइस लगा। अर्थात यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक अणु रहता है उसमें सोडियम का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन का एक एक परमाणु मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक अणु बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पर क्या हुआ, कैल्शियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु और हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक अणु बनाते हैं। तो जहां पर धातुएं रहेंगी, यदि उनमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप रहेगा तो वो क्या बनाएगा, क्षार बनाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस में क्या अंतर है, यानी अम्ल और क्षारों में अंतर क्या है। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल होकर यानी जल में घुलकर H+ आयंस यानी प्रोटॉन्स को फ्री करते हैं। अर्हीनियस ने क्या कहा कि जो एसिड्स रहते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, यानी प्रोटॉन दाता होते हैं। जितने भी एसिड्स रहते हैं वो स्वाद में खट्टे रहते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। ये जो एसिड्स हैं वो मेटल्स से रिएक्ट होकर यानी धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को आउटपुट करते हैं। इसी तरह से जो एसिड हैं मेटलिक कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 को आउटपुट करते हैं। साथ ही एसिड बेसिस को न्यूट्रलाइज करते यानी अम्लों क्षारों को उदासीन करते हैं। तो ये हैं विभिन्न एसिड्स के प्रॉपर्टीज। अब एसिड्स के नाम जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, HCOOH फॉर्मिक एसिड है, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। अब लुईस के अनुसार, अर्हीनियस ने तो कहा था कि एसिड्स प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, लेकिन लुईस के अनुसार एसिड इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। आगे हम देखें बेसिस यानी क्षारकों के बारे में, तो जो क्षारक हैं वो वाटर में घुलकर OH आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस को बदलते हैं। अर्हीनियस ने क्या कहा क्षारों के बारे में कि प्रोटॉन्स एक्सेप्टर कंपाउंड होते हैं, यानी बेसिस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर कंपाउंड, यानी प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। स्वाद में ये कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, छूने पर चिकने लगते हैं और अम्लों को उदासीन करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के एसिड जैसे CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ZnOH होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और MgOH होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लुईस ने क्या कहा कि लुईस के अनुसार बेसिस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। ये हुआ एसिड और बेसिस में अंतर। अब हम नेक्स्ट देखें केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रकृति में नेचर में
वेरियस टाइप्स के सब्सटेंस या पदार्थ पाए जाते हैं। उन पदार्थों में अधिकांशतः केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इन केमिकल सब्सटेंस प्राय दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। अब टू मैनी केमिकल सब्सटेंस यानी दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के बीच जो अभिक्रिया होती है कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस रहते हैं उन्हें कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स यानी क्रियाकारक या अभिकारक कहा जाता। क्रियाकारक यानी क्रिया करने वाले। अब दो या दो से अधिक केमिकल जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं उनको कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स का कहा जाता है, यानी प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। अब रिएक्टेंट्स के बीच में दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट्स, देखो एक पदार्थ कभी क्रिया नहीं करेगा, जब क्रिया होगी तो दो पदार्थों के बीच में क्रिया होगी, तो रिएक्टेंट्स के बीच हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। रिएक्टेंट्स की आपसी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पाद निर्मित होते हैं। अब यहाँ पर ये इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन में आप देखिए जैसे जिंक सल्फेट है वह सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करता है, क्रिया करने पर जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। चूंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हुए पार्टिसिपेट किए इसलिए उनके बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगाया। रिएक्टेंट्स आपस में क्रिया करेंगे, ये सीधा एरो ये दर्शाता है कि अभिक्रिया आगे की दिशा में हो रही है। जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। अब रिएक्टेंट्स को समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट्स को समीकरण में राइट हैंड साइड लिखा जाता है। अब इसके बाद आगे हम ये देखें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक सीधा एरो लगाया जाता है, मार्क लगाया जाता है, जो यह शो करता है कि रिएक्शंस आगे की दिशा में डायरेक्शन में हो रही है। अब जो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में जो एरो रहता है, इस एरो के ऊपर और नीचे कंडीशंस लिखी जाती हैं कि अभिक्रिया किन कंडीशंस में हो रही, कि हीट यानी गर्म करने पर या ठंडा करने पर, कितने टेम्परेचर पर, कितने प्रेशर पर, जलाने पर या उबालने पर, या किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस आदि में। इन सभी को इस एरो के ऊपर और नीचे दर्शाया जाता है। अब टू और मैनी प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यदि दो या दो से अधिक कोई पदार्थ बनते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप तो उनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह से फॉर्म्ड सब्सटेंस यदि गैस होती है तो सीधे तीर द्वारा उसे दर्शाया जाता है, क्योंकि जो गैस रहती है वो हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। इसी तरह से फॉर्म्ड सब्सटेंस यदि बनने वाले उत्पाद अनसॉल्युबल हो यानी अघुलनशील हो या प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त हो, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं तो उसे उल्टे एरो द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि भारी पदार्थ हमेशा नीचे की ओर एकत्रित होता है। अब आगे की देखें तो जो अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रायः यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही दिशा में होती, जैसे ये दिया है ट्वाइस Mg प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस MgO, यानी मैग्नीशियम धातु को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद रंग का पाउडर हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से जो रिएक्शंस हैं बोथ साइड यानी दोनों साइड यदि समान रूप से होती हैं तो कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। इसमें रिएक्टेंट्स की क्रियाओं के फलस्वरूप प्रोडक्ट्स बनता है और वह जो बना हुआ प्रोडक्ट्स है वह कंडीशंस को हटाने पर पुनः अपने मूल रिएक्टेंट्स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और यदि कैल्शियम कार्बोनेट को फिर से गर्म किया जाए
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में विघटित हो जाता है। इस तरह से ये जो क्रिया हुई वो दोनों दिशाओं में हो रही है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बना, प्रोडक्ट्स पुनः अपने मूल अवयवी तत्वों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को हम रिवर्सिबल कहते हैं। रिएक्शंस के दौरान यदि हीट प्रोड्यूस होती है तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम बिना बुझे चूने को यदि हम पानी में बुझाते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और बहुत अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होती है। जैसे दीपावली के समय हम घर के रंग रोगन के लिए चूने को पानी में गलाते हैं और इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती, यदि पॉट कमजोर रहता है तो वो बस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से रिएक्शन के दौरान यदि हीट एब्जॉर्ब होती है यानी अवशोषित होती है तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन की यदि ऑक्सीजन के साथ उसे गर्म किया जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ ही जो ऊष्मा अवशोषित होती है। एक चीज और, केमिकल्स की स्टेजेस यानी केमिकल्स जो रासायनिक पदार्थ जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी स्टेजेस को भी दर्शाया जाता है समीकरण में। जैसे सॉलिड के लिए ऐसा ठोस यदि पदार्थ होगा तो उसको S द्वारा व्यक्त करते हैं, यदि लिक्विड पदार्थ रहता है उसे L द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यदि वो सॉल्यूशन वाला हो, विलयन वाला हो तो SOL द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और यदि कोई गैसीय तत्व रहता है तो उसे हम G के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस तरह से ये अभिक्रियाएं हुई। आज का इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतः बच्चों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।